हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूपी वाला मास्टर क्लास 12 हिंदी मीडियम पर। तो बच्चों, आज इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पहली क्लास शुरू होने के लिए जा रही है। याद रखना, इस चैनल पर आज अपन बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं आपके लिए इस चैनल पर फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज भी लाने वाला हूं। तो फटाफट सोच क्या रहे हो, एक बार जाकर के सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि भैया फिर कहां ढूंढोगे हमें। तो सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब, और ये वाली क्लास अगर आपको पसंद आए तो ठोक देना लाइक, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से, सरल तरीके से आपको अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक बायोलॉजी का, एक एक कंसेप्ट फिजिक्स का समझाया जाएगा। डेफिनेटली याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां समझाया जाएगा। तो आज की क्लास को अपन करते हैं शुरू, क्योंकि आज की क्लास है अपनी बायोलॉजी की, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है बेटा आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अपना चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। याद रखना मेरे शेरों, आज हम लोग केवल परिचय करेंगे। इसका परिचय के मतलब इसका परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरीके से, वो सारी चीजें कवर करेंगे। धीरे धीरे कंसेप्ट यानी लेक्चर आते रहेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, आज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तो गणेश भगवान को मनाते हुए चलेंगे। उनके चरणों में आशीर्वाद है ना की कामना करें, भैया आशीर्वाद दें, जैसा हम पढ़े वैसा ही आ जाए एग्जाम में, तो ना भाई बल्ले बल्ले हो जाए अपनी, तो है ना। तो कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रेयर कर लो थोड़ी सी, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना रह जाए जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए और हम ना कर पाए। एक भी गलती, कोई भी भूल हमसे हो न जाए, ठीक है भैया। तो क्लास को करते हैं शुरू। आपको पता है कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आपके चैप्टर का नाम क्या है, आपने देख लिया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और बेटा इस चैप्टर का में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो कौन कौन से, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला अपन आज की क्लास में परिचय और पुष्पी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, मतलब निषेचन से पहले की कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, है ना, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोहरा निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अर्थात एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको उनका कवर करना है। उसके बाद में निषेचन पश्चात यानी कि निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दो टॉपिक और हैं, असंग जनन और बहुभ्रूणता, इसके बारे में भी अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्या होता है असंग जनन, क्या होता है बहुभ्रूणता, है ना, निषेचन क्या है, ये पुष्प की संरचना क्या है, इत्यादि जितने भी टॉपिक हैं इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, एक बार आज की क्लास को आगाज करते हुए, है ना, शुरुआत करते हुए चलते हैं। उससे पहले आप एक बार लाइक वाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो यार, क्योंकि ये आपको पता है इंपॉर्टेंट है। आपका भला भी हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, दोस्त का भी भला हो जाएगा, सबका भला, है ना। तो कर भला तो हो भला। तो बात करेंगे अपन यहाँ पर बात करेंगे पादप। पादप का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, पेड़ पौधे। क्या बेटा, पेड़ पौधे, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा आइकलर। क्या नाम था बच्चा, आइकलर नाम था। उन आइकलर वैज्ञानिक ने क्या करा कि पेड़ पौधों को देखा। किसको देखा, पेड़ पौधों को देखा। जैसे ही बेटा पेड़ पौधों को देखा तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस करी पता है, उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, जिन पर फूल आते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फूल नहीं आते, जिन पर बीज नहीं आते। अच्छा साहब, तो ध्यान देना मेरे शेर, समझना एक बार अच्छे से।
हाँ, तो उन्होंने क्या करा कि उन पेड़ पौधों को, उन पादपों को दो भाग में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बच्चा? दो भागों में बांट दिया। पहला वो कि जिन पर भैया बीज थे ही नहीं, जिन पर वे पेड़ पौधे जिन पर बीज थे ही नहीं, तो उनको कह दिया बीज रहित। उसके बाद में कुछ पेड़ पौधे उन्होंने देखे जिनमें बीज हैं, पुष्प हैं, तो उनको उन्होंने क्या कह दिया? बीज युक्त। अर्थात पादप को, पेड़ पौधों को दो भागों में बांट दिया, पहला बीज रहित, दूसरा बेटा बीज युक्त। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। उसके बाद हम बच्चा ध्यान रखना, इस बीज रहित जो पौधे थे, पेड़ थे, उनको तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बच्चा? तीन भागों में बांट दिया। ठीक है भैया, कौन कौन से? सॉरी, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, ये तीन भागों में विभाजित कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्या बीज रहित में पुष्प थे? बिल्कुल नहीं थे। जब इसमें पुष्प नहीं थे तो इन पे भी पुष्प नहीं होंगे बच्चा। इन पेड़ों, इस वाले पेड़ों पर भी या पौधों पर पुष्प नहीं होंगे और इन वाले पेड़ों पर भी पुष्प नहीं होंगे। ठीक है, चलो भैया, अब जो इस वर्ग में जो पौधे आ रहे हैं बीज युक्त वाले जो बांटे उन्होंने, तो बीज युक्त को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बच्चा? दो भागों में बांट दिया। एक अनावृत बीजी, दूसरा आवृत बीजी। अब दिमाग में चल रहा होगा मास्टर ये कुछ सुने से लग रहे हैं, ये पढ़े हुए लग रहे हैं, ये मोस्टली बायोलॉजी में देखने के लिए मिल जाते हैं ये शब्द, क्या मतलब है इन शब्दों का? चलो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा अनावृत बीजी किसे कहते हैं? अनावृत बीजी, ध्यान देना, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी यानी कि वे पौधे जिनमें क्या होते हैं? पुष्प नहीं होते। ध्यान देना, वे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते, फूल ही नहीं होगा भैया, फूल नहीं होगा। अच्छा, और जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा। आपने देखा होगा कि एक जैसे आम होता है ना, आम होता है इस तरीके से। भैया आर्ट बहुत खराब है तो आप देखना। और आम के अंदर बीज होता है ना, फल के अंदर इस बीज के ऊपर आवरण होता है, जिसे अपन खाते हैं, है ना, आम में। हाँ, तो क्या होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आवरण ही नहीं होता, डायरेक्ट ही बीज मिलेगा। यानी कि जो आम की गुठली है वो डायरेक्ट मिल जाए, आवरण नहीं मिले आपको। अरे भाई, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या नहीं होते? आवरण नहीं होते। और जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होते, जिनमें फूल नहीं आते, उन पौधों को अपन कहते हैं क्या बेटा? अनावृत बीजी। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। कौन कौन से? जैसे चीड़ का पेड़, देवदार, नीलगिरी, साइकस, है ना, तालिस पत्र, ये सब क्या है? ये सब अनावृत बीजी पौधे हैं। कौन से पौधे हैं? अनावृत बीजी पौधे हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएगा देवदार कौन सा पौधा है, तो आप बता देना अनावृत बीजी पौधा है। कौन सा पौधा है? अनावृत बीजी पौधा है। आपसे पूछ ले चीड़, भैया अनावृत बीजी पौधा है, अर्थात जिनमें फूल नहीं आता, जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अनावृत बीजी कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर बात करी थी अनावृत बीजी और आवृत बीजी की, तो आवृत बीजी क्या है भैया? ध्यान देना, आवृत बीजी जिनमें पुष्प बेटा होते हैं, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि वे पौधे जिन पर पुष्प आते हैं। अच्छा, उसके बाद में बीज के ऊपर आवरण भी होता है, जैसे आम। भैया फूल भी आएगा, पहले फूल आएगा, फूल से फल बनेगा और फल के अंदर भैया बीज होगा, अर्थात उस बीज के ऊपर आवरण भी होगा। तो कह देंगे वो कौन सा पौधा? आवृत बीजी पौधा कहलाएगा। तो आम का पेड़ कौन सा पौधा हो गया? आवृत बीजी हो गया। जितने भी ऐसे फल हैं, जितने भी ऐसे बीज हैं जिनके ऊपर आवरण होता है, फूल आते हैं, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अब एक बात यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, समझना बहुत अच्छे तरीके से। उदाहरण में मैंने आपको दो ही लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको दो ही लिखे हैं। एक होता है वॉल्फिया। कौन सा बेटा? वॉल्फिया। वॉल्फिया होता है ना सबसे छोटा आवृत बीजी है। कौन सा? आपसे पूछ ले सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? ये बेटा वॉल्फिया। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ ले बेटा आवृत बीजी कौन सा है, तो बेटा आप बता देना यूकेलिप्टस। कौन सा बेटा? यूकेलिप्टस। ये सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। ये कौन सा बेटा? सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। समझना, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया कि एक वैज्ञानिक थे आइकलर, और आइकलर ने
पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा, एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या था कि भैया वो पौधे थे जिन पर पुष्प नहीं आते हैं, जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, अनावृत बीजी कहलाए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आवृत बीजी कौन थे? वे पौधे थे जिन पर पुष्प आते हैं और जिनके बीज थे वो आवरण, जिनके बीजों के ऊपर आवरण भी होता है, वो क्या कहलाए? आवृत बीजी कहलाए। याद रखना, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? बता दोगे? वोल्फिया। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? बता दोगे आप? यूकेलिप्टस होता है, जिसको सफेदाबी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सफेदाबी कहते हैं। याद रखना, ठीक है। तो आपने अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब याद रखना कुछ इंपोर्टेंट, कुछ बातें, कुछ हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आपके चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आपका क्या है? चैप्टर का नाम है। ध्यान देना, एक बात समझ लो, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। ये पुष्प के बारे में, पुष्प को क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं भैया, फूल। अच्छा मास्टर, वही वाला फूल, वो गुलाब वाला, वो जो आप है ना, समझ जाओ सर हम कहाँ कह रहे हैं। तो वो फूल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, फूल के बारे में पढ़ेंगे, पुष्पों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम सर कौन सी किताब उठानी पड़ेगी हमको? जैसे हम सर जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी उठा लेते हैं, है ना। प्रकृति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स को उठा लेते हैं। तो अगर हम पुष्पों के बारे में पढ़ें, पुष्पों के बारे में अध्ययन करें, तो क्या उठाना पड़ेगा? कौन सी किताब में पढ़ेंगे हम? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। जब पुष्पों का अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा? एंथोलॉजी बोलते हैं। बताओ, याद रहेगा इतनी बात याद रहेगी? बोलो हाँ, याद रहेगी। अब सर एक बात और बता दो, अगर हम पुष्पों की खेती करें, क्या करें? पुष्पों की हम खेती करें सर, तो क्या बोलेंगे उसको? उस पुष्पों की खेती को बोलेंगे बेटा फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। ओके मास्टर जी, याद हुआ। क्या? फ्लोरिकल्चर। फ्लावर मतलब फूल की खेती करेंगे, फ्लावर की खेती करेंगे तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, बस। ओके, उसके बाद में अगर हम पुष्प पैदा कर रहे हैं और पुष्प पैदा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछ लेता है आपसे एमसीक्यू में। पुष्प को पैदा करने के लिए कौन से हार्मोन की सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान देना। कौन सी? फ्लोरिजन। कौन सा बेटा? फ्लोरिजन हार्मोन की आपको आवश्यकता पड़ेगी सबसे ज्यादा। बोलो, याद रहेगा? पुष्प की खेती करोगे तो फ्लोरिकल्चर, अगर पुष्पों के बारे में अध्ययन करोगे तो एंथोलॉजी में, और पुष्प पैदा करने का सबसे आवश्यक हार्मोन कौन सा होगा? फ्लोरिजन होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। कुछ नोट पॉइंट्स और हैं जो आपको मैं और बताऊंगा। कौन सा नोट पॉइंट है भैया? जैसे आप ये पुष्प देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? सॉरी, एक पौधा देख रहे हैं आप। आपसे पूछ ले कि ये भैया ये मिट्टी है, ये भाई साहब ये देखो, ये मिट्टी है, यानी ये मिट्टी के नीचे वाला भाग है, ये धरती के नीचे वाला भाग है पौधे का, और ये धरती के ऊपर वाला भाग है। ये धरती के नीचे वाला भाग, ये धरती के ऊपर वाला भाग। अरे मास्टर हमको ये बताओ, ये नीचे वाले भाग जो है ना, धरती के नीचे वाला जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे? इसका जो धरती के ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? पौधे के ऊपर वाले भाग को, धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चा पार्टी अपन, इसको बोलेंगे अपन बच्चा पार्टी, ध्यान देना, इसको बोलेंगे प्ररोह तंत्र। क्या बोलेंगे? प्ररोह तंत्र। बताओ, याद रहेगा? प्ररोह तंत्र, ठीक है। और मास्टर नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो इसको बच्चा बोलेंगे मूल तंत्र। क्या बोलेंगे? मूल तंत्र। तो याद रहेगा, भूमि के ऊपर वाला भाग पौधे का प्ररोह तंत्र कहलाता है, भूमि के नीचे वाला भाग पौधे का मूल तंत्र कहलाता है। बताओ, भेजे में गई इतनी बात? बताओ जल्दी, इतनी भेजे में गई आपकी बात? बताओ, कह दो सर बिल्कुल गई, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं ये बात तो हम।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लगा, भूमि से ऊपर वाले पौधे को क्या कहते हैं भैया, प्ररोह तंत्र कहते हैं। भूमि से नीचे वाले पौधे के भागों को मूल तंत्र में आ जाते हैं, मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भैया फूल के बारे में, पुष्प के बारे में। ठीक है, फूल के बारे में जान लो। जो आप अपनी प्रेमिका को देने के लिए जाते हैं ना, उस प्रेमिका को वो फूल, वो पुष्प देने से पहले उस पुष्प के बारे में सीख लो, पुष्प के, है ना, फूल के बारे में सीख लो। ठीक है मास्टर, सिखा दो, उसके बाद ही देने जाएंगे। पिटोगे, है ना, देने मत जाना, बहुत मारेगी तुमको। चलो भैया इधर देखो, तो इधर अपन क्या देखते हैं, इधर अपन ये देखते हैं कि ये भैया फूल होता है जैसे गुलाब का, ये आप देख रहे हैं, ये गुलाब का फूल है। हाँ गुलाब का तो ये, इधर ये किसका है मास्टर, हाँ। इसी को आंतरिक संरचना आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, हाँ चलो भैया, ये सरसों का फूल है ये। तो चलो, आपने देखा एक फूल का एक डंडल होता है, ये डंडल सा है ना, डंडल सा होता है, यहाँ पर कुछ जाकर फूल सा जाता है ये भाग, ये हरी पत्तियां भी होती हैं इधर, फिर भाई साहब ये बड़े ही सुंदर सुंदर पत्तियां सी होती हैं ये वाले, उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। अब इधर इधर देख लो इसको, ये डंडल, ये क्या है, ये तो डंडल है भैया। ठीक है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये हरी पत्तियां भी जुड़ी हुई हैं, ये हरी पत्तियां भी जुड़ी हुई हैं, ये देखो ये वाली। ठीक है, उसके बाद में ये रंग बिरंगी जो पत्तियां होती हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं, इसी से ये कुछ संरचना ये वाली निकली हुई हैं। एक संरचना ये भी है, ये देखो, ये देखो, ये नीचे थोड़ा सा फूला हुआ भाग, ये फिर से ऊपर आई है, ये लंबी नलिका सी, ये भी एक भाग है। तो इस प्रकार ये पुष्प के भाग हैं, आंतरिक संरचना पुष्प के कुछ भाग हैं। चलो भैया ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर एक एक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ चलो भाई, ये वाला पुष्प देखो, जब अपन पुष्प की संरचना में देखेंगे तो पुष्प के 4 चरण आपको मिलेंगे। कितने चरण मिलेंगे, 4 चरण मिलेंगे, 4 भाग मिलेंगे एक पुष्प के। अच्छा कौन कौन से मिलेंगे, देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये फूला हुआ सा भाग, ये वाला यहां से नीचे वाला, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं बेटा, पुष्पासन। नीचे ये जो हरी हरा जो आ रहा है इसको बोलते हैं डंडल। क्या बोलते हैं, डंडल बोलते हैं। ये जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो हरी हरी से ये पत्तियां हैं, ये इनको बोलते हैं बेटा बाह्यदल। क्या बोलते हैं, बाह्यदल। ठीक है, ये जो आप रेड जो आप देख रहे हैं, ये कलरफुल जो पत्तियां हैं, इनको बोलते हैं बेटा दल। क्या बोलते हैं, दल। ठीक, आप जो ये देख रहे हैं ये फूला हुआ सा भाग, ये सुराही के जैसा भाग, ये बेटा होता है, ये आपका कहलाता है जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर लिख रहा हूं फिलहाल, उसके बाद में आगे बताऊंगा। स्त्री केसर। और ऊपर वाला जो आप ये भाग देख रहे हैं, ये येलो सा, फिर उसके बाद में पतला सा भाग ये इससे जुड़ रहा है, ये येलो सा ऊपर सा है ना, ये है ना, इसको इनको बोलते हैं, ये वाले जो भाग है ये इनको बोलते हैं बेटा पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इनके बारे में बहुत अच्छे से डीपली से अध्ययन करेंगे। अर्थात हम ये कह देंगे पुष्प के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। अर्थात 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। इनसे मिलकर के कौन क्या बनेगा वो सारी चीजें अभी जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक पुष्प के कितने अंग, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे अंग हैं। 4 चरणों के रूप में अगर देखें तो 4 ही चरण होते हैं, अंग बहुत सारे होते हैं। जैसे नीचे डंडल भी हो गया है ना, फिर उसके बाद में ऊपर पुष्पासन होगा, फिर उसके बाद में बाह्यदल होंगे, उसके बाद में ये दल पुंज होंगे, फिर वर्तिका। अगर इनके और डीपली जाएंगे तब ना, डायरेक्ट अभी एक जानो स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, अब इसके बारे में और डीपली से अध्ययन समझेंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई, तो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं, इनके इस पुष्प के बारे में समझा देता हूं। ठीक है, हाँ चलो मैं इधर लेकर के आता हूं और पुष्प आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत खराब है यार, थोड़ा कमेंट मत करना फूल को देख के। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं ओनली, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो था डंडल, फिर उसके बाद में
ये इसका पुष्पासन, उसके ऊपर फूला हुआ भाग, इस फूले हुए भाग से कुछ पत्तियां इस तरीके से निकली। ठीक है, फिर उसके बाद में यहीं से कुछ इस तरीके से और पत्तियां निकली। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि एक सेकंड आगे बढ़ के, ठीक है, और यहीं से इनका एक वो निकलता है स्त्री केसर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में यहां से आपके पुंकेसर भी निकलेंगे। कौन निकलेगा बेटा? पुंकेसर। मैं अलग अलग कलर से बनाऊं तो शायद अच्छा रहेगा। एक बार पुनः देखते हैं, एक बार पुनः देखते हैं। हम्म, ठीक है, और यहां से कुछ संरचना इस तरीके से निकलती हैं। ऐसे पतली संरचना ऊपर से आती है, जो आकर के इस तरीके से सुराही ऐसी बन जाती है। इसको बोलते हैं स्त्री केसर। और ये उस तरीके से क्या बन जाती है? वर्तिकाग्र बन जाती है। और यहाँ से ही कुछ पुंकेसर निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, केवल थोड़े से ही बना रहा हूँ। ठीक है, जिसको आपको समझने के लिए बस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होगी, इसकी जो संरचना होगी, देखो ये क्या है तुम्हारा? डंडल। ये क्या है? डंडल। ये तुम्हारा बाह्यदल। जो हरी पत्तियां होंगी ये तुम्हारा बाह्यदल। ठीक, ये भी तुम्हारा बाह्यदल होगा। ये तुम्हारा दल। इकट्ठे हो जाएंगे तो दलपुंज बन जाएगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये तुम्हारा पुंकेसर। और बेटा ये चीज जो है ना तुम्हारी, ये लंबी सुराही ऐसी, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। बस, अब इसको अच्छे से समझ लो। ये डंडल हो गया, ये बाह्य दल हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए? दल हो गए। ये इधर और इधर जो आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट में, ये तुम्हारे क्या हो गए? पुंकेसर। और ये जो सुराही जैसी आकार का है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक, अकेला है तो बाह्य दल। अगर सबको इकट्ठा करना, ये ग्रीन ग्रीन जितनी भी पत्तियां होंगी उन सबको वो इकट्ठा बोले तो बेटा हो जाएगा बाह्यदल पुंज। एक है तो बाह्यदल। और बेटा अगर इन सब दो दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी इकट्ठी बोलेंगे तो बेटा बाह्यदल पुंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से ये खत्म कहानी। भैया ये क्या है? ये बाह्यदल पुंज है। ऐसे ही ये एक को दल बोलेंगे, यानी कि अगर हम इधर बात करें, जैसे ये, अरे भाई जैसे ये वाली, ये एक पत्तियां सुना है तो ये दल है। ये एक केवल दल। और इसको 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 सबको इकट्ठा बोले तो दल पुंज। ये एक है, ये अगर एक है, ये वाली पत्ती अगर एक है तो बाह्यदल। और इसको इंक्लूड करके बोले, साथ में बोले तो बाह्यदल पुंज। ठीक, ये तुम्हारा इस तरीके से पुंकेसर। अब देखो एक एक चीज समझो, यहां पर एक एक चीज समझो। अरे भाई तुम हटो यहां से। ठीक है, अब यहां पर समझो। तो आपने बाह्यदल पुंज समझ लिया और ये दल पुंज समझ लिया। क्या समझ लिया? बाह्यदल पुंज समझ लिया और दल पुंज समझ लिया। अब तुम्हारा क्या बचा? अब ये दो चीज बची, एक ये पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर।
एक बचा तुम्हारा पुंकेसर, दूसरा बचा बेटा स्त्रीकेसर, समझना। तो इधर देखो, अगर हम बात करें बेटा पुंकेसर की, किसकी बात करें? पुंकेसर की। तो इसके कितने भाग हैं देखो तो जरा। एक तो ये रहा ये डंडल सा, दूसरा ये रहा गोला सा, है ना, कली जैसा। तो इसको दो भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भैया? पहला होता है परागकोश। पराग कोश कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आप गोला वाला भाग दिख रहे हैं ये वाला, इसका कहलाएगा परागकोश। और ये डंडल सा जो है ये आपका कहलाएगा बेटा पुतंतु। क्या कहलाएगा? पुतंतु, फिलामेंट, पुतंतु कहलाएगा। ये दोनों को जो मिलाने वाली जगह है ये वाली, इन दोनों को मिलाने वाली जगह यहां पर ये है, इस जगह को बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात समझ लिया कि इसके दो भाग होते हैं, आप तीन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं परागकोश और पुतंतु। तीसरा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, योजी। इन दोनों को मिलाने वाली जगह योजी क्या है? इन दोनों को, इन दोनों परागकोश और पुतंतु को, परागकोश और पुतंतु को, परागकोश और पुतंतु को मिलाने वाली जगह ये क्या कहलाती है? योजी कहलाती है, ठीक है। आपने इतनी बात को अच्छे से समझ लिया। अब वर्तिका आ गई, इस स्त्री केसर की बात आती, सॉरी स्त्री केसर की अब बात करते हैं, ठीक है ना। स्त्री केसर की बात करते हैं, ध्यान देना। स्त्री केसर, स्त्री केसर की बात करते हैं। चलो भैया देखो स्त्री केसर को, स्त्री केसर में एक ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है जो आपको ये, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है। तो पहला इसका भाग कौन सा हो गया? वर्तिकाग्र हो गया। उसके बाद इनका एक नली सी है, एक पतली लंबी सी नली है, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वर्तिका। अर्थात ये हमारी क्या हो गई? वर्तिका हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको फूला हुआ भाग दे रहा नीचे, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। कितने भाग हो गए इसके? स्त्री केसर के तीन भाग हो गए। स्त्री केसर के भी कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए। कितने भाग हो गए? तीन भाग। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका, फिर उसके बाद में अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर, इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। देखो आप फोटो में एक बार देख लीजिए, है ना, आपको दिखा देते हैं चित्र में। देखो देखो, ये जो फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय बोला, और इसमें जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलो भाई, तो एक बार अब देख लेते हैं अपने चार चरण थे, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। देखो बेटा ध्यान से समझना, बाह्यदल जो होता है ये पुष्प का पहला चरण होता है। कैसा होता है? पहला चरण होता है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? ये आपको बाह्यदल मिलेंगे। कौन मिलेगा? बाह्यदल मिलेंगे, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे? आप बता देंगे कि बाह्यदल जो होता है वो पहला चरण होता है, सबसे पहले आपको बाह्यदल मिलेगा, ठीक है भैया। तो बाह्यदल ये सबसे, यानी कह देंगे यहां पर प्रथम चरण होता है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण, ठीक है। दूसरी बात, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग, इसका रंग कैसा होता है? हरा होगा। कैसा होगा? हरा होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, बाह्यदल अगर दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, बाह्यदल का समूह हो गया तो ध्यान देना, बाह्यदल के समूह को, बाह्यदल के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसका जो कार्य, मैं आपको स्पेशल कार्य बता देता हूं, ध्यान देना, एक स्पेशल कार्य बता देता हूं। इसका कार्य क्या होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं नंबर 4। इसका जो स्पेशल कार्य है कि
कलिकावस्था में, ध्यान देना, कलिकावस्था में अंदर के भागों की रक्षा करना, अंदर के भागों की रक्षा करना, ये इसका सबसे प्रथम कार्य है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद में अब बात करेंगे दल्स की। किसकी बात करेंगे? दल की बात करेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, बाह्य दल क्या है भैया? बाह्य दल देखना, कलिकावस्था में अंदर के भागों की रक्षा करता है, हरे रंग का होता है। इसके समूह को क्या बोलते हैं? किसके, इसके समूह को क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज बोलते हैं। ठीक है ना, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। और ये पुष्प का पहला चरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दल पुंज की। किसकी बात करेंगे? दल पुंज की बात करेंगे, दल की बात करेंगे। ठीक है भैया, तो ये कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण है, ये पुष्प का दूसरा चरण है। ठीक है, उसके बाद में इनका रंग, ये रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? ये रंग बिरंगे अर्थात आकर्षक होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं अर्थात आकर्षित करते हैं अपनी ओर, आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या करते हैं? ये परागण के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य बता रहा हूं, ये परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं कीटों को। तो ये कीटों को परागण के लिए, किसके लिए बेटा? परागण। भी परागण क्या होता है समझाएंगे आगे। परागण के लिए आकर्षित करते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ठीक है, अच्छा, इसकी इकाई या इसके समूह को समझना। समूह क्या कहलाता है? समूह कहलाता है दलपुंज। क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पुंकेसर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा? पुंकेसर की बात करेंगे। अरे भैया ये क्या है? यही तो है, यही तो है। एक आवश्यक सूचना आपको मैं पहुंचा दूं, देखो, पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, कुछ आवश्यक अंग होते हैं और कुछ पुष्प के जनन अंग होते हैं, पुष्प के जनन अंग होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जनन अंग कौन से होते हैं और आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा पुष्प के प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पुष्प के प्राथमिक जनन, ध्यान देना, प्राथमिक जनन अंग। तो याद रखना है बेटा, आप बता देंगे तुरंत ही। पुष्प के जो आवश्यक अंग होते हैं वो तो होते हैं जो सहायता करते हैं, इनको सहायक अंग भी कहते हैं। सहायक अंग नहीं, आवश्यक नहीं, इसको सहायक बोलेंगे, सहायक अंग, सहायक अंग, सहायक अंग बेटा। ठीक है, हाँ, इनको आवश्यक बोलेंगे। सहायक अंग कौन से होते हैं? एक तो होता है बाह्यदल, बाह्यदल पुंज, दूसरा दलपुंज। ये दलपुंज और बाह्यदलपुंज जो होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। ये परागण की क्रिया में, इनकी संतान पैदा कराने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं ये दोनों। ठीक, कैसे सहायता करते हैं? ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके बुलाएगा, तब परागण होगा, और बाह्यदलपुंज कलिकावस्था में सहायता करेगा, रक्षा करेगा। कलिकावस्था में पुष्प के अंगों की क्या करेगा? रक्षा करेगा कलिकावस्था में। ठीक है भैया, तो इन्होंने क्या करा? सहायता करी। तो सहायक अंग, प्राथमिक अंग, जनन अंग मतलब बोलते हैं जनन अंग भैया कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पुमंग, पुमंग, दूसरा जायांग। पुमंग बोलता है बेटा पुंकेसर, क्या होता है? पुंकेसर।
ठीक है ना। और जायांग जो होता है, जायांग जो होता है वो होता है बेटा स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। बस भैया, बस इतनी बात समझ लो। अब ये पुमंग पुंकेसर जायांग स्त्री केसर कैसे, क्या सर समझ में नहीं आ रहा? इधर देखो, इधर बात करो, इधर बात करो। तो पुंकेसर क्या है भैया? देखो देखो भैया, पुंकेसर क्या है, इधर देखो। पुंकेसर होता है नर जननांग, नर जननांग, पुष्प का नर जननांग होता है। अच्छा, इसके समूह को, पुंकेसर के समूह को बेटा पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक क्या हो जाएंगे? पुंकेसर मिलकर के एक पुमंग बना देंगे। क्या बना देंगे? पुमंग बना देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि समूह, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा। और पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। और ये पुंकेसर है बेटा, ध्यान रखना, ये जो पुंकेसर है ये पुष्प का तीसरा चरण होता है। कौन सा चरण होता है? तीसरा चरण होता है। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में ऐसे ही आप जायांग की अगर बात करें तो जायांग भी कौन सा चरण होता है? ये चौथा चरण होता है। ये पुष्प का चौथा चरण होता है। पहला कौन सा है? बाह्यदल, दूसरा है दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। आप ध्यान देना, चौथा चरण ये हो गया। उसके बाद में आपसे पूछेगा मादा जननांग। मादा जननांग होता है भैया ये स्त्री केसर। क्या होता है? मादा जननांग होता है। स्त्री केसर क्या है? मादा जननांग है। और इसके इकाई या स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को, समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के समूह को बोलते हैं बेटा जायांग, जायांग बोलते हैं। बस आप इतनी बात लिख देना, आपका काम हो जाएगा। इतनी बात बस आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो भाई। ये तो थी पुष्प की संरचना। क्या थी बेटा? पुष्प की संरचना। ठीक है, हाँ जी, हाँ। अब पुंकेसर के बारे में अध्ययन करें आपने। पुंकेसर क्या था? पुंकेसर नर जननांग है। ठीक है ना। और उसके कितने भाग होते थे? उसके दो भाग थे पुंकेसर के। एक था परागकोश, दूसरा कौन सा था? दूसरा था बेटा आपका पुतंतु। दोनों को मिलाने वाली जगह को योजी बोला था। इस प्रकार आपने पढ़ा। ठीक है, अब स्त्री केसर के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लीजिए। स्त्री केसर के बारे में अध्ययन कर लीजिए आप। ये ऊपर जो है ना आपको दिखाई दे रही, ये वाला भाग ये वर्तिकाग्र होता है। ये नली से आपको ये वर्तिका होती है। उसके बाद में नीचे ये फूले विभाग को अंडा से कहते हैं। इस प्रकार स्त्री केसर के कितने भाग हो जाते हैं? स्त्री केसर के बेटा ये 3 भाग हो जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो इस प्रकार आपने सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, उस अर्थात कहने का ये है कि आपने पुष्प की संरचना को अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद में अपन जो कवर करेंगे बच्चा, वो है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। ये टॉपिक आप कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ये कब पढ़ेंगे? ये नेक्स्ट क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यारा सा थैंक यू। ये बात ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। थैंक यू एंड लव यू ऑल स्टूडेंट्स।